Hello everyone, welcome to your first class of JEE and NEET. In today's class, we are going to start with the chapter Unit Dimension and Measurement, which is the second chapter of physics. In Unit Dimension and Measurement, you study about units and the way to represent them, that is through their dimensional formulas. This part I am not going to take first. I am going to start with the third thing, that is the measurement part. In measurement part, we study about how to measure quantities and also about errors. JEE के अंदर जो क्वेश्चंस के फॉर्म आप देखेंगे वो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के कंपैरिजन में काफी अलग रहते हैं. यहाँ पे मेजर एम्फसिस जो आप लोगों को देना है जब भी आप मेरे साथ JEE नीट की क्लासेस करेंगे, तो मेजर एम्फसिस आपका रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग पे विद इन टाइम लिमिट. यानी कोई भी चीज जो आप करेंगे उसको आपको फिक्स्ड टाइम के अंदर कंप्लीट करने की ट्राई करना है. बोर्ड्स के पेपर में क्वेश्चंस होते हैं 25 और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे. जेई में क्वेश्चंस होते हैं 75 और आपको टाइम मिलता है 3 घंटे. इसका मतलब आपके पास जो टाइम है वो JEE नीट के अंदर बहुत कम है. जैसे नीट के अंदर 45 क्वेश्चंस आते हैं 1 आवर में सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में, जेई में 25 क्वेश्चंस आते हैं 1 आवर में सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में. यानी अगर हमारी स्पीड अच्छी नहीं है तो आती हुई चीज को भी हम मैसअप कर बैठेंगे. इसीलिए जब भी आप मेरे साथ आगे के लेक्चर्स के लिए, मैं आपको अभी से बता दूं, जब भी आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या JEE नीट का क्लास लेंगे, नोटबुक और पेन लेके रखिएगा. जहां जहां पे जब भी क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, इमीडिएटली पॉज करके उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की ट्राई करें और फिर वीडियो को प्ले करके उसका सोल्यूशन देखें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सॉल्व मैं जो कर रहा हूं आप सिर्फ उसे देखे जा रहे हैं और खुद से उन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करना. हर एक चैप्टर के क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन के सॉल्विंग के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम फिक्स करना पड़ेगा. जैसे ये चैप्टर को आप जब भी सॉल्व करेंगे, कोई भी मटेरियल सॉल्व करेंगे, डीबीपी सॉल्व करेंगे या बोथरा मॉड्यूल सॉल्व करेंगे या आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, आपका ट्राई रहना चाहिए दैट यू आर फिनिशिंग. JEE स्टूडेंट्स के लिए बोलूं तो आपका ट्राई रहना चाहिए दैट यू आर फिनिशिंग द क्वेश्चन बिटवीन 1 to 1.5 minute, not more than that. और नीट वाले स्टूडेंट्स को should not take more than 1 minute to solve the question. Okay, I hope I am clear with all these things. Hope you have all taken out your notebooks and pencils, and let us start the first topic which comes under measurements and errors, and it is a topic that most of you are very well aware. It is called significant figures. So what do we know about significant figures? So significant figures apply only to the measured values. यानी अगर कोई क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं तो जो मेजरमेंट की हुई वैल्यू है उसके अंदर हम सिग फिग यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. दे आर सिग्निफिकेंट टू द मेजरमेंट एंड नॉट टू द नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा जो बेस है वो बेस्ड है मेजरमेंट पे, नंबर पे बेस्ड नहीं है. यानी कोई भी नंबर आप रैंडमली उठा लोगे तो उसमें हम सिग फिग फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कोई मेजरमेंट उठाएंगे तो उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर पाएंगे. आगे मैं और समझाने की ट्राई करता हूं. जैसे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज डिटरमाइंड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेक द मेजरमेंट. For example, stopwatch reading will have more significant figures compared to a normal watch. Significant figure जैसा कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि मेजरमेंट से बनता है ना कि नंबर से. अब जो इंस्ट्रूमेंट का मेजरमेंट डेप्थ में होगा डेफिनेटली उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी ज्यादा होगा. एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉपवॉच की रीडिंग डेफिनेटली हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स देगी compared to a normal watch, because stopwatch is more detailed, more precise, more resolute compared to a normal watch, and that is why significant figure will also relate to the resolution of the instrument. यानी इंस्ट्रूमेंट आपको कितना डेप्थ में आंसर दे सकता है. मैं क्लियर? The last digit in the measured number is always the estimated digit. Now this is something that you need to put in your mind. कोई भी एक रीडिंग आप किसी से भी लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने स्केल से एक रीडिंग ली
और आपकी रीडिंग आई 7.5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट आई विल ऑलवेज अंडरस्टैंड इज 7.5 सेंटीमीटर का लास्ट डिजिट 5 है, इसमें एरर हो सकता है। ये जो है ना ये एस्टिमेटेड डिजिट है, हो सकता है ये 7.4 से 7.6 के बीच में कुछ ना कुछ हो और आपको वो 7.5 दिखा। उसी तरीके से हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं उसका जो लास्ट डिजिट होता है, चाहे डेसिमल हो नहीं हो, लास्ट डिजिट जो है ना वो हमेशा से एस्टिमेटेड डिजिट है, ये हम मान के चलते हैं। ओके, let us start with the rules and I hope most of you are aware about these rules. The first rule is that the non-zero numbers are always significant. Now what we are trying to do is we are trying to count the significant figure in a measurement. एक measurement दी होगी हमको और हमें बोला जाएगा कि इसके significant figure निकालो। तो पहला रूल है जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं उस वैल्यू में, उस मेजरमेंट में, उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर मान के उनको काउंट करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 312 सेंटीमीटर is one of those readings and 546 millimeter, both of them will have how many significant figures? So the in this case obviously 3 significant figures, चाहे डेसिमल हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये निकालना है नॉन जीरो नंबर्स कितने हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स डेफिनेटली है। Let's move further. Let us look at the next rule. Now the next set of rules are basically related to the zeros, right? Non-zero है तो हमें पता है कि काउंट करने ही करने हैं, so there is no confusion about non-zero digits. लेकिन जब zeros आते हैं तो उनके लिए लॉजिक चेंज होता रहता है। तो जीरोस जो आने का है ना वो टोटल 3 तरीके से आएंगे। कौन से 3 तरीके हैं? तो एक तो हम बोलते हैं लीडिंग जीरोस, यानी जो सबसे पहले आते हैं। एक हम बोलते हैं कैप्चर्ड जीरोस, कैप्चर्ड जीरोस यानी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आते हैं। और एक हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस यानी जो एंड में आते हैं। लीडिंग जीरोस जो है वो आप जैसे देख सकते हैं दे आर नेवर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब चाहे डेसिमल के साथ हो या डेसिमल के बिना हो, आपको लीडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करना है। यानी ध्यान रहे लीडिंग जीरोस जब भी हैं just blindly ignore them. For example, if you see this value, how many significant figures you will say? So of course the answer will be 2. Okay, 2 significant figures because you will have to count only 4 and 7. Consider this number in scientific notation. Imagine करो अगर ये notation मैंने ऐसा लिखा 4.7 into 10 to the power minus 5, तब आपका आंसर कितने significant figures का होगा? तो very obvious the answer will also be 2. Because you will count these 2 digits as significant figures. This is never taken into significant figure. Am I clear? देखिए साइंटिफिक नोटेशन जो है ना उसको आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। You represent scientific notation in this form. Okay? Condition is that this A should be between 1 to 10. Should not be 10, should be 9.99, should be less than 10. Has to be between 1 to 10 and 10 ka power can be anything. For example, if I give you a number which is 12.5, so in scientific notation you will write it as 1.25 into 10 का power 1. ठीक है, क्योंकि ये नंबर हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? 1 और 10 के बीच में। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के लिए आते हैं तो 3 है, इसमें भी 3 है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। और ये जो 10 का पावर होता है इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है, इस केस में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5 है। बहुत फर्क पड़ता है, कोई स्टूडेंट बोल दे कि सर अगर क्या मैं इस 1.25 को 1.250 लिख सकता हूं, तो अब ये एग्जांपल हो गया ट्रेलिंग जीरो का। अब मैथ्स में 1.25 1.250 दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बट क्या ये सेम चीज फिजिक्स में चलती है या नहीं चलती है, ये जैसे हम आगे चलेंगे वैसे हमें समझ में और अच्छे से आता जाएगा। चलिए लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैप्चर्ड जीरोस। नाउ कैप्चर्ड जीरोस यानी जीरो इनटू नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी अगर बीच में जीरो आया कितना ही गिनना है उसको, कुछ भी हो। जैसे अगर आप देखो पहला एग्जांपल है 4005 किलोमीटर और दूसरा एग्जांपल है 45 डेकामीटर। इन दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आप कैप्चर्ड देख रहे हैं तो आपको दोनों कैप्चर्ड जीरो गिनने ही गिनने हैं। तो दोनों के आंसर वेरी ऑब्वियसली आर गोइंग टू बी 4। ओके, थिंक अबाउट दिस। इसमें कितने होंगे?
I hope you will be able to find it. The number of significant figures in this case is also going to be 4 because leading zeros are never to be counted. Okay, simple. Let's move further. Now comes the case of trailing zeros. तो देखिए सबसे पहले नॉन जीरो देखा, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, फिर लीडिंग जीरो दिखा, नेवर सिग्निफिकेंट, कैप्चर्ड जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट. सो सी इट इज सिंपल, या तो नेवर होता है या तो ऑलवेज होता है. सिर्फ ट्रेलिंग का केस ऐसा है जहां पे कंफ्यूजन, वो कंफ्यूजन आपको अच्छे से समझना है कि आपको ट्रेलिंग जीरोस को तब सिग्निफिकेंट गिनना है अगर डेसिमल है तो. अगर डेसिमल नहीं है तो दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल है तो दे आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 120 ml, तो इसमें कितने होंगे? तो इसमें एक ट्रेलिंग जीरो है. अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे, इस वजह से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके? 2. लेकिन सेकेंड पार्ट में 120.0 ml है, तो यहां पे डेसिमल पॉइंट दिख गया, तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4. एंड दैट इज व्हाई इन द लास्ट स्लाइड आल्सो आई टोल्ड यू 120 and 120.0, 120 and 120.0 might be same from point of view of mathematics, but it is not same from point of view of physics. Can you understand why? The reason is very simple. When you give me the reading like 120 and when you give me the reading like 120.0, I get an idea as a physics student, as a physics teacher, I get an idea about the instrument that you used. And hence, if I look at this value, I automatically understand कि इसकी जो next immediate value है, वो definitely कितनी होती होगी? 121. So can you see what is the gap between the two readings? The gap between the two readings is 1, which is also known as the least count. Least count का मतलब आपका given instrument minimum से minimum कितनी value measure कर सकता है, या आपका इंस्ट्रूमेंट के दो एडजेसेंट रीडिंग के बीच का डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस है 1. तो अगर मैं आपको पूछूं कि क्या ये इंस्ट्रूमेंट मुझे 120.4 मेजर करके देगा या नहीं देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं करके देगा. यानी हमारे को उस केस में 120.4 को जब हम 120.4 को मेजर करेंगे तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमें 120 देगा, क्योंकि 120 देगा या तो 121 देगा. 120.4 किसके नजदीक है? 120 के नजदीक है, इसीलिए हमको आंसर क्या मिलेगा? 120. सो आई गेट एन आइडिया अबाउट द इंस्ट्रूमेंट. व्हेन आई लुक एट दिस रीडिंग 120.0, I automatically understand that the immediate next reading will definitely be 120.1, and hence I come to know that in this case the least count or the difference between the two immediate values is 0.1. So if you see, this instrument is a better instrument than this instrument. क्यों? क्योंकि इसका स्टेप कितना है? 0.1 का है. जैसे इसका स्टेप कितना है? सीधा 1 का है, यानी 120 के बाद ये सीधा क्या देगा? 121. लेकिन इस केस में क्या है? 120 के बाद ये देगा 120.1, फिर 120.2. Can this instrument measure 120.4? The answer is absolutely yes. So this instrument is more precise, right? This instrument is more precise compared to this. And of course, it is visible from the number of significant figures. इस इंस्ट्रूमेंट के 4 significant figures हैं, इसके 2 ही significant figure हैं. So definitely this instrument is more precise. ये चीज मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे भी significant figures बहुत डिपेंड करते हैं. इसीलिए जैसे मैथ्स में चलता था 120 को 120.0 लिखो, 120.00 लिखो, एक ही बात होती है. फिजिक्स में स्पेशली ये चैप्टर में बिल्कुल नहीं चलता. आगे जाके जब आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो आगे के चैप्टर्स में कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां सब ठीक है. लेकिन जब क्वेश्चन स्पेसिफिक टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, मेजरमेंट होगा, बहुत ध्यान से सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के चीजें लेनी पड़ेंगी. लेट अस मूव फर्दर. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द रूल्स. लेट अस मूव अहेड इन दिस स्लाइड इटसेल्फ. Which number was measured with the more accurate volumetric measuring device? I think it is very obvious. The answer is going to be this one, right? 120 ml, since it has got more significant figures and it is more precise. Okay. What else? Few things that you need to keep in mind. That is, significant figures do not apply to counted or exact numbers or definition. अगर definition है तो significant figure do not apply. Counted है तो do not apply. जैसे देखो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है, इट हैज गॉट नो सिग फिक्स. आइडियली हम बोलते हैं इनफाइनाइट सिग फिक्स. ओके. 14 पेंसिल्स आपके पास है,
सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो 2 मत बोलना, इट इज 0 बिकॉज इट इज ऑलरेडी काउंटेड, इट इज नॉट मेजर्ड. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड काउंटेड. Counted is something that you will be always exact. Measurements are not exact, okay? You do not use these numbers to determine the number of sig figs in your answer, okay? Am I clear? So let us very quickly try to summarize what all things we just studied. So non-zero numbers agar hai, they are always significant. Captured zeros hai, always significant. Leading zeros, never significant. Trailing zeros at the end, only with a decimal, right? They are significant when they are with decimal, otherwise they are not significant. Counted numbers, significant figures ka rules do not apply. Numeric definitions, significant figures ke rules do not apply. So I hope this slide more or less summarizes everything that we just studied in the class. At the end, okay, at the end we would like to take something which is the rounding of rules, and I think most of you by your nature itself you might be knowing how to round off. So I'll just take it up very quickly. Most of you are very good at rounding off. You know, I have seen students rounding off their marks in test, right? For example, if I take a test of let's say 30 marks and if you score 19.5, then obviously you will say sir 20 marks आए, घर पे बताएंगे 20 marks आए, ठीक है, आपने राउंड ऑफ कर दिया ना, 19.5 को 20 कर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली आपका राउंडिंग ऑफ क्या है, आगे ही ले जाता है नंबर को नेक्स्ट नंबर पे. बट राउंडिंग ऑफ इस तरीके से नहीं होता, थोड़ा लॉजिक है, और बेसिक लॉजिक एक बार समझ लेंगे तो राउंडिंग ऑफ का रूल भी आ जाएगा. घर वालों को अगर राउंडिंग ऑफ का रूल आता ना तो आपका कान पकड़ के आपको अच्छे सिखाते. 9th में 87% आते हैं तो बोल देते सर 90% है, क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया. तो किस तरीके से राउंड ऑफ करना है एक बार समझ लेते हैं. जैसे सपोज करिए कि अगर आपको जिस डिजिट को हटाना है, जैसे 1.386 मैंने एग्जांपल लिया है, तो मुझे 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना है. तो 3rd डेसिमल पे देखो 6 है, लास्ट डिजिट 6 है. अब ये डिजिट अगर 5 बड़ा है तो प्रीसीडिंग नंबर को 1 से बढ़ा के उस डिजिट को हटा दो. जैसे 1.386 को अगर राउंड ऑफ करना है मुझे, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो रिमूव करो 6 को और 8 की जगह 9 लिख दो. तो 1.386 का 2 डेसिमल प्लेस पे जो राउंड ऑफ होगा वो 1.39 होगा. कैन यू थिंक व्हाट विल बी इट्स राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस? क्या होगा 1 डेसिमल प्लेस पे? तो अगेन यू विल सी 9 है, 5 से बड़ा है, तो 1 को बढ़ा दो, यानी 1 डेसिमल प्लेस पे ये 1.4 हो जाएगा. Can you also further round it off to a no decimal place? Think about it. I will not write the answer. I think you are intelligent enough to understand कि अगर कोई डेसिमल नहीं चाहिए तो राउंड ऑफ करके क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा. If the rightmost digit is to be removed and it is less than 5, right? Here are example 1.4. Last digit remove करना है less than 5. The preceding number is not changed. So if you want to round off 1.4 to no decimal, it will become how much? 1. Become 1, okay? Like for example 4.334 है, लास्ट डिजिट क्या है 4, उसको हटाना है, तो राउंड ऑफ करके क्या लिखोगे आप उसको 4.33. 4.33 को फर्दर 1 डेसिमल पे राउंड ऑफ करना होगा तो कितना आएगा 4.3, और अगर 4.3 को नो डेसिमल पे राउंड ऑफ करना होगा तो नंबर कितना आएगा 4. आई होप इट इज क्लियर. So mostly students are very much comfortable when the last digit is greater than 5, they are able to understand. When it is less than 5, they are able to understand. The problem comes when the last digit is 5, and that is where the problem is. 5 है सर, उसको एक हटाएं, पीछे वाले को 1 से बढ़ाएं या एज इट इज रखें, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मोर देन का रूल है, लेस देन का रूल है, इक्वल का रूल नहीं पड़ा. तो इक्वल का रूल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ट्राई क्या करना है, 5 को हटा के ये जो 5 के जस्ट पहले वाला नंबर है ना उसको इवन बनाना है. देखिए हम में से कोई भी इंसान ऑड बनना नहीं चाहता, तो अगर 5 को हटाने का मौका मिल रहा है तो आगे वाले नंबर को इवन बना दो. मतलब अगर आगे वाला नंबर पहले से ही इवन है तो रहने दो, 5 को हटा दो. लेकिन आगे वाला नंबर अगर ऑड है तो 5 को हटा के उसको 1 से इंक्रीज कर दो. जैसे एग्जाम्पल देखो, नंबर है 6.35, अब आपको 5 हटाना है. 5 हटाओगे तो 3 क्या है, खुद ऑड नंबर है, तो 5 हटा के 3 को 1 से बढ़ा दो, तो राउंड ऑफ करके आपको मिल जाएगा 6.4. लेकिन अगर आपको 6.25 को राउंड ऑफ करना है, 6.25 को राउंड ऑफ करना है, 5 हटाओगे तो आगे क्या मिल रहा है आपको, इवन, तो इसको एज इट इज रहने दो. तो 6.25 जो है वो किसको राउंड ऑफ हो जाएगा, 6.2 को. नाउ लेट अस मूव फर्दर, एंड दिस नाउ टॉपिक
about how to use the concept of significant figures or decimal places while multiplying and dividing, right? जब भी multiplication आता है, division आता है, तो कुछ rules के साथ याद रखना है. जैसे कि अगर आप multiply और divide कर रहे हैं, तो आपको जो दो नंबर को multiply कर रहे हैं, तीन नंबर को multiply कर रहे हैं, there are n numbers जिसको आप multiply divide कर रहे होंगे, उन सभी numbers में से आप वो number ढूंढो जिसके minimum significant figures है और वो count कर लो. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया 30 और 5.1 को. अब 30 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो एक, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल प्लेस नहीं है. 5.1 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? दो. अब दोनों में से मिनिमम किसके पास है? तो ऑब्वियसली मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना वो एक है. तो एक्चुअल में जब मैं रियलिटी में मैथमेटिक्स करता हूं, अब देखिए कैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि ये मेजरमेंट हो रही है, अभी नंबर्स का गेम नहीं है. नंबर तो दोनों सेम होते, बट एज अ मेजर आई नीड टू बी केयरफुल. सो 30 into 5.1 is actually 153. Okay, actually it is 153. Now how many significant figures in 153? There are three significant figures, but your answer should contain the minimum significant figures. Minimum is 1. So your 30 has only one sig fig, so the answer can have only one significant figure. You've got 3. Now try to do round off step by step. See very carefully how I do the round off, and the answer is going to be really interesting. So first I try to eliminate the last significant figure. So on doing that, I approximate or round off the answer to 150. It is obviously having two significant figures now because trailing zero will not be counted, but I still need to further round off. So I will have to round off. I have got two options. I can round off 150 to 100, or I can round off 150 to 200. कहाँ round off करूँ सोच के दिखाओ. तो very obviously you need even, so you will round off to 200. So the answer is going to be 200. So if you write 30 into 5.1 is equal to 200, physics teacher will be very happy. Maths teacher will be extremely unhappy. वो बोलेंगे यार क्या पढ़ाएं आपको, आपको तो multiplication नहीं आता. Physics teacher will be happy only and only when you're talking about measurements, right? डोंट गेट कंफ्यूज कि सर फिजिक्स वालों को मैथ्स नहीं आती. क्या मैथ्स आती है, बट अगर आप मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो रूल लगा के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होना चाहिए. सो द आंसर इज गोइंग टू बी इन दिस केस 200. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ व्हाट अबाउट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स? नाउ व्हेन यू आर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, द रूल इज अ बिट डिफरेंट. हियर आल्सो यू आर सपोज्ड टू टेक द मिनिमम नंबर, बट हियर नॉट मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स. Here you will take minimum decimal places. इसका मतलब अगर आप कोई भी नंबर को, जब भी आप नंबर को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसके मिनिमम डेसिमल प्लेस है उतने ही डेसिमल प्लेस फाइनल आंसर में आने चाहिए. यहाँ पे मैंने आपको दोनों दिखा दिया. अब देखिए 331.34 और 3.2, ठीक है. ऐड करने पे ये आंसर आता है, बट अब ध्यान से देखो इसके कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2. इसके डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1. तो आपके फाइनल आंसर में डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए? सिर्फ 1. तो 2 डेसिमल प्लेस है तो राउंड ऑफ करो तो डिजिट क्या है? ये 4 है ना. तो 4 5 से छोटा होता है तो हटा दो, यानी इसका राउंड ऑफ करके आपको आंसर मिलेगा 334.5. So the answer is going to be 334.5. So this is the basic rule when you do addition and subtraction. Okay. So very quickly आप लोग जल्दी से स्क्रीन को पॉज करके इन सभी को आंसर दे दो और मैं आप लोगों को फिर इनके आंसर दिखा देता हूं, सो दैट इट इज क्लियर whether you have understood the topic properly or not. So please pause and solve. Let's see the answers. 46 marble, it is already a counted thing, so answer is none. Obviously you will count only these, so the answer is going to be 3. Here they will not be counted, so this is a captured zero, has to be counted, so 4. 230 ml trailing zeros never counted, so the answer is going to be 2 significant figures. You will first multiply them, okay, and whatever answer you get, you will have to ensure this is having 2 significant figures, this is having 3, so your final answer should have how much significant figures? 2. So your answer will be 2. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको किसी ने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो ही आंसर मिलेगा. इसमें क्या है? 5.66 प्लस 1.234 है, तो आप इसको पहले ऐड कर दोगे. 5.66 प्लस 1.234
2, 3, 4, तो आपको आंसर मिलेगा 4, 9, 8 और 6। बट अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखो, तो इसके 2 हैं, इसके 3 हैं, तो लीस्ट डेसिमल कितने हुए? 2, तो 2 पे राउंड ऑफ करो, तो ये लास्ट डिजिट को हटाओ, यानी 6.89। दिस इज द फाइनल आंसर। इस आंसर को देख के बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? सो आंसर इज गोइंग टू बी 3। एंड फाइनल अगेन इट इज समथिंग दैट इज अ कांस्टेंट एवोगाड्रो नंबर, सो इट विल आल्सो हैव नन सिग्निफिकेंट फिगर। जो नन है उनको हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला। So this is how you are going to solve questions based on significant figures. I hope whatever I have taught you in today's class, it is clear to you. In case of any doubts, please let me know and I will be more than happy to help you out. Thank you.